बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैं सोच रहा था कि हम जब भी बात करते हैं किसी बड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर करते हैं और जो मेरे नाजरीन हैं शायद वो भी बोर हो जाते होंगे। हम अदालती मैटर्स को देखते हैं और निज़ाम को डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि हमारा निज़ाम इतना ख़राब है कि मायूसी का भी सामना करना पड़ता है हमारे लोगों को, और बहुत ज़्यादा परेशानी डिप्रेशन में इंसान चला जाता है कि यार हमारे मुल्क के साथ कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसको तकलीफ़ होती है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये जो बड़े बड़े डाकू हैं, चोर हैं, ये आज़ाद घूम रहे हैं, इनको अदालतें रिलीफ़ दे देती हैं, हमारा निज़ाम इनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इंसान बाज़ औक़ात परेशानी की तरफ जाता है। आज एक बड़ा आपने मीडिया के ऊपर देखा होगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक आप समझें कि मरीम नवाज़ की तरफ से एक चुटकुला है, और वो बेचारी जब भी बोलती हैं तो वो ऐसी कोई बात कर देती हैं कि वो फिर कुछ दिन हमारे उसको एंजॉय करने में गुजर जाते हैं। और बेहतर है कि उसकी जो ज़ुबान बंद करवाई गई है वो ज़ुबान बंद ही रहे, क्योंकि जब वो कुछ फरमाती हैं तो वो ऐसा फरमाती हैं कि फिर वो कई दिनों तक मीडिया का और सोशल मीडिया का वो मौजू बना रहता है। आज फादर डे है, फादर डे है, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के वालदैन को लंबी उम्र दे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में एक ख़त का ज़िक्र किया है, और उस ख़त के अंदर जो तहरीर है उस ख़त की वो तो बड़ी ही प्यारी है। वो जो नवाज़ शरीफ हैं वो एक ख़त लिखते हैं, और उस ख़त के अंदर वो जब वो कहते हैं कि मुझे चौधरी शुगर मिल में नैब वाले लेकर जा रहे हैं जेल से, तो मरीम नवाज़ कहती हैं, उनका जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मेरे लिए कहती हैं कि हर रोज़ ही फादर डे होता है, मगर आज के दिन इसलिए है कि मैं कोई एक ख़त है जिससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता, वो मैं एक इंतकाम से दूसरे इंतकाम की तरफ, कि वो जो उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है और आज पाकिस्तान को इस नहज पे ला खड़ा किया है, ये इंतकाम है बकौल जो मरीम साहिबा हैं। कहती हैं दूसरे इंतकाम की तरफ जाते हुए भी बाप को अपनी ज़ात का नहीं, अपनी बेटी का है। अब बाप ने पहले भी अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा था। जितनी प्रॉपर्टी थी जो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हराम के ज़रिए ये कमाते थे, तो ये अपनी बीवियों, बच्चियों और मौं तक उनके नाम भी ये लगवाते थे। तो वो पहले भी बड़ा अपनी बेटियों का बड़ा सोचते हैं, और कहती है कि काल कोठरी में जाते हुए तो मेरा सोचा है काश ये बेटी कहती कि आपके करतूतों की वजह से अगर आप हमारी अच्छी तरबियत करते और हम इस मुकाम तक ना पहुंचते कि एक बेटी को जेल में है और जेल में उसको ख़त लिखना पड़ रहा है बाप को। तो कहती है कि वो दूसरे एक इंतकाम से दूसरे इंतकाम की तरफ जाते हुए भी उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल था, अपनी ज़ात का कोई ख्याल नहीं था। और कहते हैं कि मैं अपने वालिद पर एक ज़िंदगी क्या हज़ारों ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दूं। तो मैं तो मरीम नवाज़ से यही गुजारिश करूंगा कि आप मेरे ख्याल में तो अपने बाप को आप बख्श दें, बहुत आपने जलील करवा लिया है। आपको कतरी ख़त का अभी तक वो याद होगा, जिस तरीके से कतरी ख़त आया, फिर उसमें जो फ़ॉन्ट का एक तमाशा बना रहा और वो कतरी ख़त इनके गले पड़ गया। आज जो मरीम नवाज़ ने ख़त शेयर किया है मीडिया के ऊपर, जब कोई चीज़ मीडिया के ऊपर आ जाती है, मैं बात कर रहा हूँ कई दफ़ा कई ऐसी बातें होती हैं मैं स्किप कर जाता हूँ। मुझे पता है कि कहीं जिस चीज़ के ऊपर मुझे एम्बिग्यूटी होती है, या कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर कोई केस है, उसकी डेट गलत बता दी है, कोई सेक्शन गलत बता दिया है, कोई आर्टिकल, तो जो हमारे सुनने वाले हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो सारे इन चीज़ों को जानते हैं। तो कोशिश होती है इंसान की कि इंसान वो बात करे कि जिसके ऊपर उसको 1000% यकीन है कि ये बात ठीक है। कोई इधर उधर की बात होती है तो इंसान उसके ऊपर बात नहीं करता, स्किप कर जाता है, और यही बेहतर होता है। अब मरीम नवाज़ ने जो ख़त लिखा है, पता नहीं वो किस से लिखवाया है। पहले वो बेचारा, अगर तो नवाज़ शरीफ का है तो आप उस ख़त को देखेंगे, एक कोने के ऊपर वो डेट लिखी हुई है, और उस डेट को उन्होंने फिर उसको दोबारा उसके ऊपर पेंसिल फेर दी है, फिर दूसरे कोने पर तारीख़ लिखी है। और ये तो हम सारे जानते हैं कि वो बेचारा पर्चियाँ भी पढ़ता था, और पर्चियाँ पढ़कर भी वो बात नहीं कर पाता था, लेकिन खैर उसने पर्चियाँ पढ़ी हैं, और वो एक कोने के ऊपर एक तारीख़ लिखी है, फिर दूसरे कोने के ऊपर दोबारा उसको लाइन लगाकर नई तारीख़ लिखी है, और नीचे वो जहाँ पर लिखना था नवाज़ शरीफ, वहाँ वो लिख देते हैं अब्बू। अब इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा ना बात हो रही है, शायद उस बेचारे ने कोई कोड वर्ड इस्तेमाल किया हो या जो भी है, और शायद वो ओरिजिनल ख़त हो। लेकिन अगर एक चीज़ ऐसी है और आपको लग रहा है कि उसके ऊपर बात हो सकती है, तो नवाज़ शरीफ के इतने कारनामे हैं,
और बेटी होने के नाते जितने कारनामे मरीम नवाज़ जानती है शायद कोई ना जानता हो, तो बेहतर है कि बजाय इसके कि उसको ऐसे मामले की तरफ लेकर आना जो मामला बनता नहीं है, तो आप कोई वैसे कोई ट्वीट कर देती उनकी शान में या उनका कोई कसीदा लिख देती जो, क्योंकि आप लोगों के लिए तो वो आपका करप्ट माफिया सारी का नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी, तो वो उनको अपना मुर्शिद समझते हैं। तो आप किसी और तरीके से भी उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकती थी। आपने ट्रिब्यूट क्या दिया, उस बेचारे को जलील करवा दिया, और मैं समझता हूँ ये उनका कसूर नहीं है। एक तो आप इनका कैलिबर चेक करें कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है और इनका कैलिबर क्या है, और किस तरीके से 30 साल तक ये हमारे ऊपर हुक्मरानी करते आए हैं। और हमसे पहली जो नस्लें गुजरी हैं, जो एक पिछली नस्ल गुजरी है, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कैसे इनको झीला है, हमें इस बात की समझ नहीं आती। अब आकर अवेयरनेस आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई इनको बचाएगा या इनको प्रोटेक्ट करेगा या इनको दोबारा लाने की कोशिश करेगा, तो अब ये कौम उनके सामने खड़ी हो जाएगी। अब वो हालात नहीं रहे जब 1985 में, 86 में, 90s में, 1995 में या 2011-12 में जिस तरीके से ये लोग आ जाते थे, अब वो हालात नहीं रहे। अब इनको ना तो ये वापस आ सकते हैं और ना इनको कोई आने देगा। लेकिन आप चेक करें इनका कैलिबर क्या है, और कैलिबर तब पता चलता है जब कोई बोलता है। अब एक शख्स है, वो बतौर जज जब बैठा है अपने मनसब पर, जज की कुर्सी के ऊपर, तो वो वकील के सामने जो बात करता रहे, वो वकील की हर बात को गलत कहता है जब वो जज एक मनसब पर बैठा है। लेकिन जब वो वकील बनकर कटहरे में आएगा और बात करेगा, तो वो अपना सारा जो उसका कैलिबर है या उसका जो मेंटेलिटी है या जो उसकी थॉट्स हैं, वो सारी आपके सामने रख देगा। तो कटहरे में आकर बात करना या रिप्रेजेंट करना, चाहे अपने आप को या किसी और को, ये कोई आसान काम नहीं होता। और आपने पिछले दिनों में देखा है कि एक साहब आए हैं, उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और अपने वो पूरे केस का बेड़ा गर्क करवा दिया है। अब ये मरीम नवाज़, उनका ख़त लिखना और उसके बाद जो पहले इनके काम हैं वो सारे के सारे आपके सामने, और मैं समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये अल्लाह की तरफ से ना इनकी किस्मत में ज़लालत लिख दी गई है। इन्होंने जितने मासूम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, जितने मासूम लोगों के इन्होंने घर उजाड़े हैं, अभी तक मॉडल टाउन का केस है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। मॉडल टाउन में जिस तरह लोगों को इन्होंने मारा है, मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने मुख्तलिफ लोग, जैसे उन्होंने रो अनवार रखे हुए थे, तो उन्होंने भी बॉक्सर जैसे लोग रखे हुए थे, और जिनको इनके इमाम पर जिन लोगों को कत्ल किया जाता था और जिन लोगों को जुल्म किया जाता था, कई गुल्लू बट इन्होंने बनाए, कई जो मुख्तलिफ़ तरह के बट हैं लाहौर के अंदर, वो इन्होंने बनाए, और उसके बाद इनको उन्होंने इस्तेमाल किया। कितने लोगों की जानें ली, कितने लोगों का, पाकिस्तान के हालात देख लें क्या कर दिया है, पाकिस्तान की अवाम का क्या हाल कर दिया है, पाकिस्तान के ख़जाने का क्या इन लोगों ने हाल किया है। तो ये अल्लाह की तरफ से ना इनके ऊपर ख़ास जो एक तरह का एक सज़ा है कि ये कुछ भी करना चाहें। ये एक तस्वीर वायरल करते हैं, वो शायद अपने लिए वो बेहतर समझते होंगे, लेकिन उसमें ये जलील हो जाते हैं। ये कोई ट्वीट करते हैं या कोई इस तरह की बात करते हैं तो उसके ऊपर ये जलील हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये अल्लाह की सज़ा है, और इनको अब समझ जाना चाहिए कि ना ही अब इनके लिए कोई अल्लाह की बारगाह में माफ़ी है, और ना ही अब कौम इनको माफ़ करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ हम सब का ईमान है, हकूक़ुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे, और तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो शख्स जिसके ऊपर जुल्म किया गया वो माफ़ नहीं करेगा, तो वो गुनाह या वो जुर्म अल्लाह की ज़ात भी माफ़ नहीं करेगी। अब या तो ये अल्लाह से माफ़ी मांगें, कोई कौम के सामने आएँ, कौम से माफ़ी मांगें, ये ऐसा तो करने वाले हैं नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ दिन ब दिन अपने आप को सामने लेकर आ रहे हैं, और दिन ब दिन ये शो करवा रहे हैं कि ये हैं क्या, इनकी असल क्या है। और हमें भी जो चीज़ें हर दिन सामने आ रही हैं हमारे, और हमारी भी आंखें खुल रही हैं कि ये कौन लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर इतना अरसा इक़्तिदार में रहे, इतना अरसा हमारे ऊपर हुक्मरानी की। ये हैं कौन, ये लोग कौन हैं जिन्होंने हमारी नस्लों को तबाह कर दिया, हमारे मुल्क को तबाह कर दिया, हमारे मुल्क के निज़ाम को तबाह कर दिया। हर जगह पर ऐसे लोग बिठाए जो इनकी मर्ज़ी के थे, आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं, वो अक्सर एक कमेंट्स में भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए CSS का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। अब CSS का एग्ज़ाम पास करके कौन सा को अल्लाह दीन का चिराग है कि वो इंसान बन जाएंगे। आप CSBs को देख लें, ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, अगर आपका कोई आपको कभी ज़रूरत पड़ी है या आपको कभी तजुर्बा हुआ है और आप गए हैं किसी CSP के दफ्तर में, वो तो आम आदमी की बात नहीं सुनते। उनका जो एटीट्यूड है, मैं समझता हूँ उनसे बेहतर ये जजेज़ हैं, चाहे इल्म में चाहे एटीट्यूड में। इतना बुरा हाल नहीं है जो ब्यूरोक्रेसी का बुरा हाल है, और वो CSS पास करके आते हैं।
असल इशू जो कैपेबिलिटी है उसका नहीं है, असल इशू किरदार का है, असल इशू उनके अंदर इंसानियत का है, ह्यूमैनिटी का है, ह्यूमन बीइंग्स का ख्याल रखने का है, और वो हमने पैदा करना है, और हमने वो सोसाइटी के अंदर और वो अच्छे हुक्मरान पैदा कर सकते हैं। अब आकर अगर पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हुई हैं या पॉजिटिव डिस्कशन शुरू हुई है, तो ये अच्छे हुक्मरानों की वजह से है। जो पहले हुक्मरान जैसे थे वैसे ही कौम के हालात थे, वैसी कौम के जो डिस्कशन थी, वैसे ही कौम उन चीज़ों को लेकर चलती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि अब हालात अच्छी तरफ जाना शुरू हुए हैं। मरीम नवाज़ चाहे पॉलिटिकली वो खामोश हैं और उनकी ज़ुबान बंद करवाई हुई है, और मैं तो समझता हूँ उनकी ज़ुबान खोल देनी चाहिए। जिन लोगों ने बंद करवाई हुई है उनकी ज़ुबान को खोलना चाहिए, ताकि वो कौम को भी अच्छे लतीफ़े सुनने को मिलें, अच्छी चीज़ें सुनने को मिलें, और वो उनकी जो मेंटेलिटी है या जो उनका कैलिबर है वो दिन ब दिन लोगों के सामने पेश होता रहे, और लोग देखते रहें कि ये असल कौन है और इनकी औकात क्या है। और दूसरी बात यह है कि इंस्टाग्राम के ऊपर खैर आजकल मरीम नवाज़ बड़ी एक्टिव हैं। शायद वो कोई शोबिस की तरफ जाना चाहती हैं, या वो अपनी तस्वीर और वो चीज़ों को और अपनी ज़ात को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकली इतना ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव नहीं होते, लेकिन मरीम नवाज़ का एक्टिव होना ये बता रहा है कि शायद उनको अपना जो सियासत के अंदर फ्यूचर तो नज़र नहीं आ रहा, शायद वो शोबिस की तरफ जाना चाहती हैं। एक्टर तो वो बहुत बड़ी हैं, और हमारे मुल्क में जैसे मीरा है एक्टर, इसी तरह सियासत में हमारी मरीम नवाज़ उसी तरह की एक्टर हैं। तो ये सारी चीज़ें अगले आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि क्या ये एक्टिव रहती हैं या नहीं रहती। मैं सिर्फ एक बात, ये जो हमने आज इसके ऊपर गुफ्तगू की है, असल तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते थे, लेकिन इसके अंदर पैगाम भी है, और पैगाम ये है कि हमने ये देखना है इन लोगों का कैलिबर क्या है और इनकी असल कैपेबिलिटी क्या थी, और किस तरीके से ये पूरा ख़ानदान हमारे ऊपर इतने लंबे अरसे तक हुकूमत करता रहा है, और अब भी ये उम्मीद रखता है कि ये दोबारा आएंगे। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान को करप्ट माफिया से महफूज रखे, और अल्लाह पाक किस तरह के नालायक लोगों को दोबारा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत ना करे, और अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान का निगहबान हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।